मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य का पतन, जो 323 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ था, 185 ईसा पूर्व में आके वो मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा, इतना विस्तृत साम्राज्य का पतन कैसे हो गया है। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेनापति था, वो सैन्य निरीक्षण के दौरान अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर देता है और शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इतिहासकारों ने जो सबसे केंद्रीय भूमिका देखी है, देखो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, और अशोक के बाद एकदम से कोलैप्स हो जाएगा। अशोक के बाद कोई बड़े शासक का हमको उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। तो देखो इतिहासकारों ने कटघरे में सबसे पहले खड़ा किया अशोक को। अशोक की मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की क्या भूमिका थी, अशोक की भूमिका, क्योंकि देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद तो क्या है, बिंदुसार ने शासन किया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने सही व्यवस्था जमाई थी। बिंदुसार के बाद अशोक ने शासन किया, अशोक भी लंबा शासन करता है, तो अशोक ने भी अच्छी व्यवस्था जमा, बिंदुसार ने भी अच्छी व्यवस्था जमा के गया हो। लेकिन अशोक ने ऐसी कौन सी व्यवस्था स्थापित कर दी कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य डूब जाता है। तो यहां पर इतिहासकारों ने क्या है, अशोक को पतन के लिए कटघरे में खड़ा किया। अब हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि अशोक क्या करता है। तो देखो सबसे पहले क्या है, अशोक को पतन के लिए जिम्मेदार माना गया है उसकी ब्राह्मण विरोधी नीति। ब्राह्मण विरोधी नीति। और एक इतिहासकार है हर प्रसाद शास्त्री, इनने ये कहा है, हर प्रसाद शास्त्री। हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक ने अपनी धम्म नीति लागू करी, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित किया, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, इससे ब्राह्मणों में असंतोष उत्पन्न हुआ और असंतोष के कारण ही ब्राह्मणों ने विद्रोह कर दिया। और चूंकि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, सबसे बड़ी बात यही है कि पुष्यमित्र शुंग क्या एक ब्राह्मण था, तो उस ब्राह्मण नेतृत्व किया, विद्रोह हुआ और ब्राह्मणों ने मौर्य राजा की हत्या कर दी और इस रूप में मौर्य वंश का अंत हुआ। ठीक है, तो एक तो क्या है, जिम्मेदार ठहराते हैं अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति को, लेकिन क्या यह वास्तव में सही है, इसका भी मूल्यांकन हमको बताना है। देखो दरअसल अशोक ने धम्म का प्रसार जरूर किया, लेकिन पहले ही हम देख चुके हैं कि अशोक का धम्म बौद्ध धर्म नहीं था। अशोक के धम्म में क्या है, सभी धर्मों की अच्छी बातें थी, उसमें हमको ब्राह्मण धर्म की बातें भी दिखाई देंगी, बौद्ध धर्म की भी बातें दिखाई देगी, जैन धर्म की भी बातें दिखाएगी, क्योंकि वो तो सीधे नैतिकता की बात कर रहा है ना कि माँ बाप की सेवा करो, गुरुजनों का सम्मान करो। उसने कहीं नहीं लिखा अपनी बौद्ध धम्म नीति में कि महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का प्रचार करना है, हमको स्तूप निर्माण करना, फलाने, कुछ नहीं, वो केवल धम्म की बात कर रहा है। तो ये बात सही नहीं है। देखो हम इसका, ये तो उसका आर्गुमेंट हो गया हर प्रसाद शास्त्री का, लेकिन हम उसको काउंटर करेंगे कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहीं भी, अभिलेखों में कहीं भी ब्राह्मण विरोधी बातें नहीं लिखी हैं। और उसके अभिलेखों से हमको पता चलता है कि वो अन्य धर्मों के साथ साथ ब्राह्मण धर्म का भी सम्मान करता था। किसका सम्मान करता था? ब्राह्मण धर्म का सम्मान करता था। यदि अशोक के समय या मौर्य काल के समय ब्राह्मणों में भेदभाव होता तो फिर पुष्यमित्र शुंग इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गया? पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण था और मौर्य सेना का सेनापति बन गया। यदि उस मौर्य काल में ब्राह्मणों से भेदभाव होता तो इसको इतना ऊंचा पद दे ही नहीं जाता। ये इस बात का प्रमाण है कि अशोक ने और ना ही मौर्य काल में राजकीय पदों पर नियुक्ति में कोई भेदभाव होता था और ना ही वो राज्य अपने स्तर पर कोई भेदभाव करता था। जब राज्य भेदभाव ही नहीं कर रहा तो ब्राह्मण नाराज किस चीज से होंगे? इसलिए हरप्रसाद शास्त्री की इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना, तो इसको हम खारिज कर देंगे। ये दूसरा,
इतिहासकार जिम्मेदार ठहराते हैं अशोक की अहिंसक नीति को, अहिंसक, शांति व धम्म नीति, ये मौर्य साम्राज्य को ले डूबी। और एक इतिहासकार हैं हेमचंद्र राय चौधरी, उनने ये बात कही है, हेमचंद्र रॉय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी ने यह बात करी है कि अशोक ने भेरी घोष की जगह, मतलब युद्ध नीति की जगह भेरी घोष क्या ले आया, धम्म घोष ले आया, और यही साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। उसने अपनी अहिंसक नीति पे बल दिया और पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है ना। तो हेमचंद्र राय चौधरी का कहना है कि एक शासक के लिए हिंसा जरूरी है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था तलवार के बल पे, अशोक ने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया था वो भी तलवार के बल पर किया था। और यदि आप तलवार को हटा के अहिंसक नीति लाओगे तो आपका साम्राज्य तो डूबेगा ही डूबेगा। तो हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि अशोक की शांतिवादी और अहिंसापूर्ण नीति ही अशोक को ले डूबी या मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी है। लेकिन हम इसको भी खारिज करेंगे, ये हेमचंद्र राय चौधरी कह रहे हैं, लेकिन इसके काउंटर में अशोक अहिंसक, शांति और धम्म नीति की बात जरूर कर रहा है, लेकिन इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि मौर्यों ने अपनी सेना नष्ट कर दी, सेना भंग कर दी, या सैन्य शक्ति में कटौती का भी कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। इवन देखो कलिंग युद्ध से उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, यदि उसका इतना ही परिवर्तन हो गया था तो कलिंग वापस कर देता, नहीं, कलिंग तो उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। भाई यदि उसका हृदय परिवर्तन होता और वाकई वो अहिंसा और शांति की बात कर रहा था कि 1 लाख लोग मर गए, 1.5 लाख को, मेरे को बहुत पछतावा हो रहा, तो भैया तू ये कलिंग उन लोगों को वापस दे दे, लड़ाई की जड़ खत्म। नहीं, कलिंग अपने कब्जे में ले लिया, सेना भंग करी नहीं, सेना में कोई कटौती करी नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भाई देखो, दरअसल अहिंसा उसकी नीति पहले बताया ना, उसकी राजनीतिक, उसकी जरूरत थी कि पूरा साम्राज्य जीत ही लिया है, अब लड़ाई दंगे से कोई मतलब नहीं है, अपना पेट भरा गया है ना, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो एक कॉन्सेप्ट है कि अपन ने तो खूब हिंसा कर ली, अपना पूरा साम्राज्य हो गया, लेकिन अब हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हिंसा होगी तो अपन को ही घाटा है। तो अब क्या है, शांति की बातें करो। जब अपना काम शांति से चल रहा है तो लड़ने की क्या जरूरत है, अब किससे लड़ोगे, सब तो खत्म हो गया है, कोई बचे नहीं लड़ने के लिए, तो शांति। तो यहां पर अपन ये बताएंगे कि अशोक जो शांति और अहिंसक की बात कर रहा है ये केवल बात है और कुछ है नहीं। तो देखो अशोक की भूमिका, और उसको हम दोनों बचा लेंगे अशोक को, कि अशोक की भूमिका नहीं है, ठीक है। और या तो आप अशोक की भूमिका बताओ, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ब्राह्मण विरोधी नीति एक कारण ये बताया गया है, दूसरा कारण अशोक की अहिंसक नीति को बताया गया, लेकिन दोनों कारणों को आप खारिज भी कर देंगे। तीसरा कारण बता देंगे राजनीतिक और प्रशासनिक कारक। तीसरा, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारक, और यह कारक बताई है इतिहासकार रोमिला थापर ने। ठीक है, देखो रोमिला थापर क्या कहती है कि मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका ढांचा पिरामिडाकार था। पिरामिडाकार में ऊपर क्या है, राजा, और राजा के नीचे क्या है, भारी भरकम नौकरशाही, तीर्थ हैं, अध्यक्ष हैं, प्रांतों में है और नीचे हैं, ये क्या है, भारी भरकम नौकरशाही। ठीक है, मौर्य प्रशासन और उसका पिरामिडाकार जो नौकरशाही का ढांचा है वही उसको ले डूबा। अब देखो इसमें होता क्या है, राजा की योग्यता पर सब कुछ निर्भर करता है। आपने केंद्रीय, राजा में समस्त शक्तियों का केंद्र है, राजा और नौकरशाही मिलकर पूरा शासन चला रही है। अब इसमें जो राजा है उसकी योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो नौकरशाही के जो अधिकारी है ना वो केवल राजा के प्रति जिम्मेदार हैं, और मान लो राजा ही कमजोर है और नालायक है तो ये नौकरशाही हावी होकर इस पूरे मौर्य साम्राज्य को खा, मतलब देखो यही मौर्य साम्राज्य को चला रही है। मौर्य साम्राज्य इतना विस्तृत है और इसमें पूरी व्यवस्था जमी है, उसमें यही नौकरशाही है,
लेकिन यदि ये राजा कमजोर है तो यही नौकरशाही इसको ले डूबेगी, यही प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक जटिलता इनको ले डूबेगी। और हुआ यही। पुष्यमित्र शुंग कौन था? इन्हीं में से तो था, सेनापति। और देखा कि राजा कमजोर है, सब तो अपन ही चला रहे हैं, तो राजा को मार के और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो रोमिला थापर का यह कहना है कि जो मौर्य शासक की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है वो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है। फिर चौथा कारण बताया गया है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट, और ये आर्थिक संकट कहा है डीडी कोशाम्बी ने। डीडी कोशाम्बी। अब देखो इनका क्या कहना है कि जो मौर्य साम्राज्य है इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करता है। क्यों? क्योंकि राज्य की कल्याणकारी नीति के कारण राज्य का खजाना खाली हो गया। कल्याणकारी नीति के कारण राजकीय खजाना खाली हो गया। राजकीय खजाना खाली हो गया, और राजकीय खजाना खाली हो गया तो उनको सेना को वेतन देने के लिए पैसा बचा नहीं, नौकरशाही को वेतन देने के लिए पैसा बचा नहीं, इसलिए विद्रोह हो गया और मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। लेकिन यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि मौर्य काल में वित्तीय संकट था। बल्कि अभी देखेंगे मौर्य साम्राज्य का जो मौर्य उत्तर काल है वो तो और ज्यादा समृद्ध होगा, व्यापार वाणिज्य कृषि सबका विकास होगा। तो यह तर्क भी कोई स्वीकार्य योग्य नहीं है कि वित्तीय संकट है। फिर एक कारण और बताया गया है, और वो कारण है अशोक के निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी। निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी। और देखो इस कारण को ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं, क्योंकि अशोक के बाद के जो शासक थे वो कमजोर हुए, और कमजोर शासक, पहले बताया, राजतंत्र तभी तक चलेगा जब तक शासक मजबूत होगा। जैसे ही शासक कमजोर होगा नौकरशाही उसको खा जाएगी, और यही मौर्य काल में हुआ। अशोक के बाद किसी भी शासक का कोई नाम नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा शासक नहीं है जिसका उल्लेख हमको मिल रहा हो। तो ये निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य को ले डूबे। ठीक है ना? तो ये मौर्य साम्राज्य के पतन के अलग अलग कारण हैं। अब देखो, लेकिन इसमें आपको जो फाइनल जजमेंट देना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का फाइनल कारण क्या है निष्कर्ष के रूप में, तो आप यही बताओगे कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, किसी एक कारण से उसके पतन, किसी एकमात्र कारक को हम उसके पतन के लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते। बहुत सारे कारकों का सम्मिलित परिणाम, बहुत सारे कारक मतलब क्या है, अयोग्य उत्तराधिकारी भी मान सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहा होगा, फिर कुछ हद तक जिसको हम कह सकते हैं कि अति केंद्रीकृत शासन भी मौर्य साम्राज्य को ले डूबा। तो जो सम्मिलित कारक हैं, इन सम्मिलित कारकों ने अशोक मौर्य साम्राज्य को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। देखो एक कारक और है जिसको किसने बताया है, आर.एस. शर्मा ने बताया है, रामशरण शर्मा। इसमें क्या कह रहे हैं वो, रामशरण शर्मा, रामशरण शर्मा। इनका क्या कहना है कि जो मगध की भौतिक संस्कृति है, मगध की भौतिक संस्कृति सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रसारित हो गई। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रसारित, मगध की भौतिक संस्कृति का प्रसार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हो गया, इसलिए मौर्य। अभी इससे कहना क्या चाह रहे हैं, देखो रामचरण शर्मा कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो मगध का उत्थान पढ़ो, हमने पढ़ा था मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध का उत्कर्ष होने के कारण थे, उनकी लोहे की खोज हुई है, उनने कृषि की, उनको पंचांग की जानकारी, कृषि हुआ धीरे धीरे करके, तो मगध ने अपना विस्तार किया। अब ये जानकारी क्या है, अन्य क्षेत्रों में भी पहुंच गई है, लोहे की जानकारी उनको, लोहे से हथियार बना रहे हैं, हल बना रहे हैं, कृषि के पंचांग, उन्होंने भी अपना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर लिया। तो जो सुदूरवर्ती इलाके हैं ना, वहां पे भी विकास हो जाता है। तो अब वो भी मगध को टक्कर देने, और मगध इस मामले में थोड़ा सा कमजोर हुआ, जैसे मगध पे शासन कमजोर हुआ पूरा साम्राज्य स्वतंत्र हो गया। तो ये भी एक रामशरण शर्मा ने कारक बताया है कि मगध की संस्कृति का सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रमाण
ठीक है ना। तो देखो इस रूप में कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कोई एक कारक नहीं बल्कि सम्मिलित कारकों का परिणाम है कि अयोग्य एवं उत्तराधिकारी या केंद्रीकृत शासन ही मौर्य साम्राज्य को ले डूबा। ठीक है, तो ये मौर्य साम्राज्य का पतन। तो इसके साथ ही अपना मौर्य साम्राज्य वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। केवल मौर्य कला बची हुई है, उसको अपन अलग से देखेंगे आगे, इसमें अपन अब कल देखेंगे।